मित्रों, नमस्कार। आज हम अपने लोक विमर्श के तहत इसकी आलोचनात्मक प्रस्तुति में अपने समय के महत्वपूर्ण कवि श्री असंग घोष की कविता के बारे में कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुए। असंग घोष जी जबलपुर के रहने वाले हैं और दलित चेतना के जो हमारे साहित्य में अस्मितावादी विमर्श है, दलित साहित्य, उसके बड़े कवियों में से। चूँकि अस्मितावादी विमर्श के कवि हैं, दलित साहित्य से उनका ताल्लुकात है और इस साहित्य का अपना एक सौंदर्य शास्त्र है, एक रचनात्मक सरोकार है, इनकी और उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी उनकी वर्ग चेतना है। तो लिहाजा जो हिंदी की परंपरागत काव्यधारा है कि जिसे कि हम मुख्य काव्यधारा कहते हैं, और उसके जो पाठक हैं और जो आलोचक हैं, तो अमूमन उनकी नज़र में ऐसे साहित्य को बड़े ही हीन नज़रिए से देखा जाता है। दिक्कत इस बात की है कि हमारे जो मार्क्सवादी आलोचक हैं वो भी इस साहित्य को समझने में चूक कर रहे हैं और गाहे बगाहे वो इसकी आलोचना कर देते हैं। ये नहीं देखते कि कवि कैसा है और वो क्यों लिख रहा है, उसके लिखने की बाध्यता क्या है, पर लेकिन अपनी वो द्वंद्ववादी थ्योरी में, वर्ग की थ्योरी में इतने ज़्यादा जड़ हो जाते हैं कि वर्ग के अंदर भी वो जात के सवालों को नहीं देख पाते। मार्क्सवादी आलोचकों ने अधिकतर दलित साहित्य को वर्ग चेतना के शत्रु के रूप में देखा है और इस अस्मितावादी काव्यधारा को, ये लेखन को, उन्होंने मार्क्सवाद का सहयोगी तो कतई नहीं माना है, जबकि ऐसा नहीं है। दलित साहित्य को यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो आज जो उत्तर आधुनिकता की मार्क्सवाद के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उपस्थित है विचारधारा के रूप में, ये विचारधाराएं बौनी होने लगी हैं और उत्तर आधुनिकता तो ये नारा दे रही है कि विचारधारा का समाप्ति हो गया, लेखन का अंत हो गया, लेखन का कोई औचित्य नहीं रह गया, इतिहास बोध को नकार रहे हैं, द्वंद्व को नकार रहे हैं। जो हम एक जो हो तो वर्ग संघर्ष की बात जो हो तो करते थे, तो वो बात आज तक चलते चलते अवर्गीय संघर्ष तक आ चुकी है। विचारधारा के स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर ये जो उत्पन्न घोर पूंजीवाद है, उत्तर आधुनिकता है, इसका जो पूंजीवाद का जो सांस्कृतिक प्रतिरूप है उत्तर आधुनिकता, इसने मार्क्सवाद को विचारधारात्मक रूप से बहुत बड़ी चुनौती दिया और आज अधिकांश बड़े बड़े मार्क्सवादी आलोचक उत्तर आधुनिकता के स्पीकर मैन बन गए। उसी के वक्तव्य, उनकी कहानियों की, कविताओं की कोई भी आलोचना उनकी पढ़िए, वो वही है जो उत्तर आधुनिकता और मार्क्सवाद का मिला जुला जो कॉकटेल है कि जिसका ना तो जो सैद्धांतिक मार्क्सवाद से कोई मतलब है और हमारे समाज में जो अस्मितावादी लेखन आया, इनके साथ सामंजस्य बैठा करके चलने की एक सामूहिकता की कोई उनके पास नज़रिया और ना अवधारणा है। वो केवल उसी प्रकार से कि जो पुराना कलावाद होता था, गोल गोल शब्दों को घुमा करके रखता था और केवल वही जो पूंजीवादी अभिजात मध्यम वर्गीय चेतना होती थी, उसी का कहीं न कहीं से लोग पृष्ठपोषण जो तो करते थे। आज वही उत्तर आधुनिकता के गंगा में स्नान किए हुए मार्क्सवादी आलोचक कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान विचारधारा को ही हुआ। दलित साहित्य के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपना लेना मार्क्सवाद के लिए बहुत ही
ये हानिकारक रहा, हितकर नहीं रहा। अगर कोई कहता है कि हितकर, अगर वो प्रेमचंद पर सवाल उठाते हैं, निराला पर सवाल उठाते हैं, तो ये सवाल किस पर उठा रहे हैं? उन्हीं पर उठा रहे हैं जो अपने, वो आपके जो सावरकर पर, दीनदयाल पर तो नहीं उठा रहे हैं सवाल, क्योंकि वहां वो सवाल नहीं उठाएंगे। वो जानते हैं कि वहां कुछ नहीं है, वही सवाल उठाएंगे जहां उनके लोग अपने हैं, क्योंकि प्रेमचंद कहीं ना कहीं से उनके नजदीक। अगर जो वहां सवाल उठा रहे हैं, अगर कोई बहस की गुंजाइश है, तो इस बहस को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उस चीज को नकार के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर हम इसी बात को कहें कि सवाल उठाना ही अपराध है, मुक्तिबोध पर सवाल उठाना ही अपराध है, तो फिर हमें और उन फांसीवादियों में अंतर क्या रह गया? हमारी तो विचारधारा है कि बहस के द्वारा एक मुकम्मल ये निष्कर्ष निकले, और हम जब बहस की गुंजाइश ही खत्म कर देते हैं तो निष्कर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। खैर, अगर हमें, जहां तक मेरी अपनी मानता है, तो मैं दलित साहित्य को मार्क्सवाद का एक ऐसा अंग मानता हूं जो आज भी क्रांतिकारी साहित्य के रूप में जाना जाता है। अगर हम मार्क्सवाद की क्रांतिकारिता को लेते तो ये क्रांतिकारिता का उनका पक्ष क्या है, इसकी तह में आपको जाना पड़ेगा। उनकी तह में आपका जो जिस चीज को आप वर्ग कहते हैं, उस वर्ग के भीतर भी कुछ सवालात, उन सवालातों में आपने केवल दो वर्ग बना दिए। एक वर्ग बना दिया बुर्जुआ, एक बना दिया सर्वहारा, बीच का आपने कोई अवकाश नहीं रखा। उन्होंने तो असंख्य वर्ग बनाए। अगर उनकी एक एक जात के सवालों को देखा जाए तो असंख्य जातियां उस वर्ग के अंतर्गत आ जाती, और वो केवल जातियों का विरोध नहीं करते, जातिवाद का विरोध करते। वो विरोध करते हैं कि जाति भावना के तहत जो सामंतवाद, शोषण, अत्याचार और उनका ये उनकी जो हत्या, और उनके मतलब उन्हें इंसान की तरह न माना गया, जानवर से बदतर देखा गया, उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाया गया। आखिर ये चीजें किसकी आदत है? क्या आपके वर्ग में नहीं है? क्या आपका पूंजीपति सर्वहारा की संपत्ति पर अधिकार नहीं करता, लेकिन वो उसको जानवर से बदतर नहीं बनाता, जात के कारण उनको जानवर से बदतर बनाएगा। तो अगर हम जात के सवाल को देखें, वर्ग के सवाल को देखें और अंदर तह तक जाकर के देखें, तो कहीं ना कहीं से उनके जो जाति के उठाए गए सवाल हैं, तो मार्क्सवाद द्वारा उठाए गए वर्ग के सवालों के अंदर समाहित हो जाते हैं, और उससे कहीं एक दो गुना आगे ले जाकर के बात करते हैं। वर्ग के सवालों में अगर जात के सवालों को सम्मिलित किया जाए, तो वर्ग के सवालों को जो अब तक मार्क्सवादी आलोचक, प्रगतिशील आलोचक जो उठाते रहे हैं, उससे वो कहीं दो कदम आगे चल करके उठाएंगे। आखिर जात को वर्ग में समाहित कर लेने में दिक्कत क्या है? केवल इतनी ही दिक्कत है कि मार्क्सवादी दलित साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, जबकि जो क्रांति है, विद्रोह है, और उसकी जो एक लहजा है, स्वर है, उसमें कहीं भेद नहीं है। अगर आज कहीं क्रांतिकारी साहित्य लिखा जा रहा है, विद्रोही साहित्य को लिखा जा रहा है, उसको इतिहास द्वारा पुष्ट करके, मिथकों द्वारा पुष्ट करके, हमारी रीति द्वारा, परंपरा द्वारा उसको प्रमाणित करके, और अपने अनुभव को अगर आज वो कहीं पे लिख रहे हैं, यथार्थवादी अनुभवों को, तो केवल दलित साहित्य में लिखा जा रहा है। मार्क्सवाद में तो झूठा बड़ा पड़ा है। यहाँ तो अनुभव ले लेते हैं टीवी से, यहाँ से अखबारों से, और उसको एकदम विचारधारा की फॉर्मेट में उसको ला करके प्रतिरोधी बना देते हैं। वो प्रतिरोध जो अनुभवजन्य होता है, और वो प्रतिरोध जो कल्पनाजन्य होता है, अंतर होता है। दलित साहित्य अनुभवजन्य प्रतिरोध का उदाहरण है, और अधिकांश कवि जो आज हमारे चर्चा में हैं, मार्क्सवादी कवि, प्रगतिशील कवि, उनका जो वास्तविक रहन सहन है बहुत
बड़ा है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कोई बहुत बड़ा कारपोरेट है, कोई बहुत बड़ा आदमी, उनका सबका जीवन, अधिकांश का जीवन जो है अभिजात्य जीवन है। उन्होंने कभी दुखों को देखा नहीं, मजदूरों की जिंदगी कभी जी नहीं, मजदूरों के बीच में कभी वो रहे नहीं। हवाई जहाज का टिकट लेते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत वेतन पाते हैं, उसके बावजूद भी वो आकर के ये मजदूरों पर गीत लिखते हैं, किसानों पर गीत लिखते हैं। जबकि दलित साहित्य के साथ ऐसा नहीं, वो कल्पना मूलक यथार्थ को सिरे से नकारते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें सहानुभूतिपरक साहित्य की आवश्यकता नहीं है, अनुभूत साहित्य की आवश्यकता है। ये दलित साहित्य का सवाल भी है, और इस पर भी वामपंथी उंगली उठाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई सवर्ण भी दलित साहित्य को लिख रहा है तो उसको लिखने देना चाहिए। अब वास्तव में जब कोई आदमी उस चीज को भोगा नहीं है अपनी जाति स्थिति के कारण, जात के कारण, क्योंकि वो तो जात के अनुभवों को लिख रहे हैं, तो कोई गैर जाति का आदमी जो उन अनुभवों को नहीं देखा, उनको नहीं भोगा, तो वो कैसे उस अनुभूत को ला करके लिख सकता? वो केवल सहानुभूत लिखेगा। और वो कहते हैं कि हमें सहानुभूत की आवश्यकता नहीं है। तो जात के सवालों को लेकर के, वास्तविक यथार्थ की चीजों को लेकर के, विद्रोह को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो दलित साहित्य में नकारपन है, उसको अगर देखा जाए तो आज अगर एकमात्र हिंदी में कहीं भी लोग धर्मी प्रगतिशील काव्यधारा हमको दिखाई देती है तो वह केवल दलित साहित्य में दिखाई देती है, दलित लेखन में दिखाई देती है। और असंग घोष इस समय, आज जब मलखान दादा नहीं है तो हिंदी तो ये निस्संदेह तो हिंदी के एक अग्रणी पंक्ति के कवि हैं और उनकी चर्चा होनी चाहिए। मैं जहाँ तक असंग घोष जी को जानता हूँ, अगर हम मार्क्सवाद को लेकर के और दलित साहित्य की मूल स्थापनाओं को लेकर के बात करते हैं तो असंग घोष में जनवाद का पड़ला भारी होता है। जनवाद, और यही चीज आपके मलखान सिंह में थी। मलखान सिंह तो कहते थे कि मुझे नहीं पता कि मैं किस धारा का कवि हूं, और वही चीज असंग में भी है। वो भी नहीं कहते कि मैं किस धारा का कवि, वो तो केवल अपने अनुभव लिखते हैं, अपना इतिहास लिखते हैं, अपना समाज शास्त्र लिखते हैं, और उसके लिखने के बाद में अगला पाठक क्या समझता है, उस पर क्या ये प्रभाव पड़ता है और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इससे कभी को वास्ता नहीं है। जहां तक मैं संघोष में आता हूं तो देखिए, इतिहास बोध को आजकल जो नकारा जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इतिहास की अब कोई आवश्यकता नहीं है, विशेष करके उत्तराधुनिकता के द्वारा। उत्तराधुनिकता के द्वारा इतिहास बोध को तो एकदम से अलग कर दिया गया और इतिहास के अंत की घोषणा तक कर दी गई। असंग घोष ऐसे समय में, या हमारा दलित साहित्य ऐसे समय में इतिहास को ला करके इतिहास के द्वारा अपनी वर्तमान परिस्थिति को चिंतित करते हैं। दलित साहित्य में इतिहास बोध हर कवि में है, सब लेते हैं इतिहास का सहारा, क्योंकि उनकी ये परिस्थिति आज की देन नहीं, इतिहास की देन, परंपरा की देन। और इसके पीछे का मूल था वर्ण व्यवस्था, जिसको कि धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक स्वीकृति मिली थी। तो स्वाभाविक था इसके खिलाफ वो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है और हमारी जो ऐतिहासिक एक उपलब्धियां हैं, उनको वो आलोचित करेंगे। इसलिए उनके प्रति उनकी कविता में नकार का स्वर है। और इन तीनों चीज़ों को जहाँ पर वो तुष्टीकरण की तरफ आते हैं, इसे हम एक कहा जाए तो प्रतिक्रियात्मक, या आज के संदर्भों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक इतिहास बोध कह सकते हैं। जिस इतिहास बोध को उत्तराधुनिकता नकार रही है, घोर पूंजीवाद उसके अंत की घोषणा कर चुका है, और जो बड़े बड़े दिग्गज मार्क्सवादी इतिहास चेतना को अनावश्यक मान चुके हैं, आज अपनी आलोचना में उसके औजारों का उपयोग करना बंद कर दिए हैं। आज वही दलित साहित्य उसको ला करके
मुख्य धारा की आलोचना में और अपनी कविता में, अपने जो तो लेखन में समाहित कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो विचारधारा के स्तर पर चुनौती उत्तराधुनिकता दे रही है, उसका काट केवल दलित साहित्य है। असंग घोष अपनी बहुत सी कविताओं में वो केवल इतिहास की चर्चा नहीं करते कि हम इतिहास से ऐसे थे आज ऐसे हो गए। वो इतिहास के कैरेक्टर्स को लेकर के आते हैं, मिथकों को लेकर के आते हैं, इतिहास की घटनाओं को लेकर के आते हैं और उनके द्वारा विश्लेषण, उनकी कई जगह भीष्म की, द्रोण की, एकलव्य की, शांबूक की, उनकी कई कविताओं में जो होती, यहाँ तक कि सबरी का, दधीच का, बहुत जगह उनका उल्लेख आया है और अपनी कई कविताओं में इन सब के सहारे वो ला करके जो है अपने वर्तमान का विश्लेषण करते हैं। अगर वो और इन विश्लेषणों में ही नहीं, वो इतिहास की चेतना में भी अग्रणी है। उन्होंने तो कई इतिहास के पात्रों को लेकर के, अपनी वस्तु स्थिति को लेकर के भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम कब इंसान थे। उनका कविता संग्रह है ईश्वर की मौत, मैं आगे इस पर भी चल करके बात करूंगा। उनकी कविता है कि हम हिंदू कब थे। जब उन्होंने पूरी परंपरा उठाया और सारे का सारा इतिहास बोध ला करके, तो ये सवाल उन्होंने उठाया कि हम हिंदू कब थे, क्योंकि हमें हिंदू की तरह माना नहीं गया। तो हम ढोर थे, गंवार थे, गाय बैल, यहाँ तक कि सुमर भी तुम्हारे लिए पूज्य था। हम इन सब से बदतर थे क्योंकि तुम्हारी निगाह में हम अछूत थे। ये इतिहास बोध नहीं है। अपनी उस परंपरा को लेकर के उन्होंने, जो हमारे यहाँ की परंपरा थी, जो उन्होंने भोगा है, उनको जो माना गया है, उस चीज को ला करके वो सामने रख रहे हैं। और चूंकि एक हिंदू नहीं थे, उनको हिंदुत्व के अधिकार नहीं मिले, उनको ये नहीं माना गया कि हमारा भाई है, हमारी एक जो धार्मिक व्यवस्था है उसका ये अंग है। तो इस कारण से चूंकि इस वर्ण व्यवस्था को जो उनको अछूत कह रही है, इसको वैचारिक आधार धर्म देता है, इसलिए अधिकतर धर्म पर आक्रामक है। और ये आज से नहीं आक्रामकता आई, ये आक्रामकता आपकी बहुत पहले से जो धर्म के कर्मकांड हैं, आप कबीर से लेकर के आज तक चले आइए, जहां भी इन लोगों ने समाज पर सवालिया निशान उठाए हैं, जहां पर भी इन्होंने समाज की विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं, तहां सबसे बड़ा आलोचना का जो मुद्दा बना है वो धर्म बना है। और उन्होंने धर्म को लेकर के ही नहीं, उसके प्रतीकों को लेकर के, उसके कार्य व्यवहार को लेकर के, उसकी संस्थाओं को लेकर के, उसकी पूरी संस्कृति को लेकर के, उसकी पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के आक्रामकता दिखाई है। और ये स्वाभाविक है, इतनी आक्रामकता आपके मार्क्सवाद ने भी नहीं दिखाई। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इस बिंदु पर, धर्म के बिंदु पर, क्योंकि धर्म भी कहीं ना कहीं होता है तो पूंजीवाद का, सामंतवाद का एक पोषक होता है। और जब जात की बात आती है तो वही धर्म एक अलग रूप में आता है, वो जातीय सामंतवाद का पोषक बन जाता है। बात असंग घोष भी उसी जाति सामंतवाद की मार को झेल रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, और उसी को वामपंथी कभी कर रहा है, उसी सामंतवाद की चर्चा कर रहा है, उसी शोषण की चर्चा कर रहा है। लेकिन उनका जो शोषण होता है वही गहरा होता है, वो आर्थिक शोषण होता है, इसमें उनका सामाजिक शोषण होता है, उनका राजनीतिक शोषण होता है, उनका आर्थिक भी होता है, उनका दैहिक शोषण भी होता है और मानसिक शोषण भी होता है। यहाँ शोषण बहुमुखी है, इसलिए जो यहाँ पर आक्रोश की मात्रा अधिक है। और ये चूंकि आक्रोश उसी व्यवस्था के प्रति होगा जो व्यवस्था उनके वर्तमान के दुख के द्वंद्वों का कारण है। उनकी कविता है एक ईश्वर को लेकर के कि वह गर्भ गृह में रहकर विलासी जीवन जीता हुआ इंसानों में भेद करता है, कईयों को धुतकारता है तो कुछ को दुलराता है। गर्भगृह में बैठा हुआ वह का वो इंसान और इंसान के बीच में
भेद कर रहा है, वो कई लोगों को दुत्कारता है, तो कई लोगों को जो है दुलराता है। अर्थात वो जो धर्म है वो आरंभ से ही विभाजनकारी है। दो कोटियों में लोगों को बांट करके रहता है। एक वो कोटि जो शोषित है, दलित है, अंत्यज है, और एक कोटि वो जो धर्म उनको महान बना देता है, सबका स्वामी बना देता है। और इस परंपरा का वो ऐतिहासिक तर्क भी देते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा कि वो इतिहास की चीज को लेकर के आते, क्योंकि अगर वो इतिहास का सहाय नहीं लेंगे तो इन चीजों की वो प्रामाणिकता कैसे स्थापित करेंगे। असंग घोष अपनी कविता तेरा षड्यंत्र जाहिर हो रहा है में कहते हैं कि कभी इतिहास नहीं लिखा जाता, वे सिर्फ गुलाम बनाए जाते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है गंदे अमानवी धंधे करने के लिए, और जो नहीं करते वे नुकीले भालों से सरेआम बेध दिए जाते हैं। ऐसे मारे गए लोगों का कभी कोई इतिहास नहीं लिखा जाता, उनकी लाश तक कोई उठाने नहीं आता। ऐसे ही अपनी पूरी पीड़ाओं, पूरी व्यथाओं के साथ वो जो अपने प्रामाणिक अनुभवों के साथ वर्तमान के और इतिहास के तर्क के साथ उपस्थित होते हैं, और वो इन पीड़ाओं को झेलते झेलते उनके अंदर जो एक आक्रोश पनप गया है, एक जो आक्रोश आकर के भर गया है, उस चीज की भी वो बार बार अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी जो वेदना है, चूंकि यथार्थ की वेदना है, और जब यथार्थ का वेदना आता है, जब वेदना यथार्थ होती है, पीड़ादायी होती है, कचोटती है, तो स्वाभाविक है उस वेदना को बनाए रखने में जो संस्थाएं, जो व्यक्ति, जो इतिहास और जो धर्म सहाय होता है, जो मान्यताएं उसकी बनाए रखने में सहायता करती हैं, उनके प्रति एक नकार का सुर आता है। तो ऐसा नकार का सुर, तीखा नकार का सुर धर्म के प्रति, इतिहास के प्रति, अवस्था के प्रति, व्यवस्था के प्रति बहुत कम देखने में आता है। और ऐसा नकार का सुर हमारी दलित लेखकों में है, जो वामपंथी कविता से भी ज़्यादा मुकर और प्रखर है, और वह सुर असंग घोष के माध्यम से जाना जा सकता है। असंग घोष के कई कविता संग्रह हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के अगर उनके देखा जाए तो अलग अलग कविता संग्रह भी हैं। ईश्वर अब मैं सांस ले रहा हूँ, ये समझ जाइए, ये वेदना का ये कविता है। ईश्वर की मौत, समय को इतिहास लिखने दो, उनका एक रखा है खामोश नहीं हूँ मैं दूंगा माकूल जवाब। कई कविता संग्रह जो एक निश्चित अंतराल के बाद आते रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो पूरी कविताओं में इसी तरह आक्रामकता, इतिहास बोध और मिथकीय संवादों को लेकर के लगातार चलते रहे, और कहीं भी वो जो वर्गीय चेतना है इसके आगे आकर के तोड़फोड़ नहीं करते। वो कहीं घोषित नहीं करते कि हम क्या हैं। जाति पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन वर्ग को लेकर के कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं बताते। यही सच्चे मार्क्सवादी के लक्षण है। उनको मतलब अपने सवालों से, अब वो अपने सवालों को उठाते हैं। अब आप उनके अपने, वो आपकी सवालों पर नहीं जाते हैं, आपकी वर्ग चेतना पर कोई बहस नहीं करते, आपकी वर्गीय अवधारणा पर कोई उंगली नहीं उठाते, लेकिन आप जो उनके सवाल हैं उन पर आप उंगली उठा देते हैं। असंग घोष ने लिखा है कि ये जो उपेक्षा की और एक प्रकार से शोषण की जो स्थिति है, इसकी जो पराकाष्ठा है, इसने हमारे प्रति आक्रोश भर दिया है। उनकी है कविता फूंकूंगा तुझे मैं ही। क्या है? एक दिन अपनी इसी ऊष्मा को संचित कर फूंकूंगा तुझे मैं ही अपने भीतर की धधकती आग से। वो एक वर्ग के लिए कह रहे हैं, शोषक वर्ग। इसमें भी कहीं जात का उल्लेख नहीं आया, लेकिन इस कविता का जो पृष्ठभूमि, मैं एक अंतिम बंद इसका सुना रहा हूँ, फूंकूंगा तुझे मैं ही। यहाँ कहीं जात नहीं आई है, वर्ग भी नहीं आया है, लेकिन वे शब्द है कि मैं ही तुझे फूंकूंगा।
अब आप इससे जात लेते हैं कि वर्ग लेते हैं कि व्यवस्था लेते हैं, यह आपका प्रश्न है। अगर आप इसका अर्थ वर्ग लेते हैं तो इसी असंघोष की व्याख्या मार्क्सवादी ढंग से हो जाएगी। अगर आप इसका अर्थ जाति लेते हैं तो इसी असंघोष की व्याख्या दलित साहित्यकार की तरह हो जाएगी। अगर वे का अर्थ आप सत्ता लेते हैं तो इसी असंघोष की व्याख्या एक विद्रोही की जैसी हो जाएगी। कहने का मेरा आशय है कि जो विद्रोह की आवाज है और उस विद्रोह की आवाज के पीछे जो प्रामाणिकता है वह हमारे मार्क्सवादी साहित्य से कतई पृथक नहीं है, अपितु उससे ज्यादा प्रामाणिक है। और यह असंघोष की कविताओं से प्रमाणित किया जा सकता है। उनकी एक कविता मैं और आपको दिखाऊंगा जो इसी एक विद्रोही चेतना को लेकर के उन्होंने जो तो लिखा है कि सुनो निदान पुकार रहा है, फूंकूंगा तुझे मैं, सुनो निदान पुकार रहा है। जब कोई क्रांति होती है, कोई वर्ग चेतना दिया करता है, जहाँ की वो लोग कहते हैं कि स्वप्न देखो या आग जल रही है, आग को देखो, ये बादल बरसो, तो जो एक चेतना होती है कि कोई आएगा हमारे जो वर्तमान दुख हैं इनको नष्ट करेगा, या लोगों में एकता बढ़ेगी और वो सारे बंधन तोड़ करके मुक्तिकामी चेतना के साथ एक वर्ग विहीन जात विहीन समाज का निर्माण करेंगे। जो ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो एक अमूमन हर कवि के मन के अंदर होती है और वो कविताओं में भी कभी कभार आ जाती है। तो असंघोष भी एक कविता लिखते हैं कि सुनो निदान पुकार रहा। चूंकि उनके अंदर आक्रोश तो है, आक्रोश के व्यक्ति मैंने जो तो कर दिया कि फूंकूंगा तुझे मैं ही। अब आगे कहते हैं कि सुनो निदान पुकारता है इन घने जंगलों के बीच हहराता हुआ, दसों दिशाओं में गूंजती है उसकी पुकार, इसे सुनो इसे सुनो, सुनो दिग्भ्रांत, सुन सको तो तुम सुनो उसकी पुकार। सुनो निदान पुकार रहा है। निदान करते क्या है? उपचार। जब कोई रोग बढ़ जाता है तो उसके जो चिकित्सा की व्यवस्था होती है, उसका जो उपाय होता है, उसे कहते हैं निदान। तो उनकी जो मुख्य रोग है जलालत, जातिवाद, शोषण, जात के आधार पर उनके हकों से उनके हकों का छीना जाना, उनको अस्पृश्य कह देना, उनकी हत्या कर देना और उनको जन्मांतर तक जात के आधार पर उनको दबा कुचला और शोषित बनाए रखना, ये जो बीमारी है इसके निदान का उपाय वो कह रहे हैं कि सुनो आज ये पुकार रहा है। ऐसा ही वो कहते हैं। असंघोष, मैंने कहा कि जब वो विद्रोह की बात जो तो करते हैं तो वो काफ़ी सकारात्मक भी करते हैं, नकारात्मक भी करते हैं। एक सकारात्मक उनकी विद्रोह का लक्षण है कि चूंकि उनको दलित माना गया, उनको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। अपनी एक कविता में कहते, इतिहास का भी सहारा लेते हैं कि तुमने अपनी वर्जनाओं से काट ली थी मेरी जिह्वा। दलित थे, शोषित थे, अलग जात के थे, तो ये कहा जाता था, हमने भी पढ़ा कि मनुस्मृति में कहा गया था कि अगर दलित के कान में कहीं वेद का एक भी शब्द आ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता है। ये धर्म का नियम था, इसलिए वो धर्म को नकारते। समाज का नियम था, समाज को नकारते। इतिहास का नियम था तो इतिहास को भी नकारते। और जहां भी ये नियम है वो उसको नकारते। और उसको नकारने का सबसे बड़ा तरीका कि उनको कभी पढ़ने ही नहीं दिया जाए, उनको शिक्षा से वंचित किया गया और एक पीढ़ी तक नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको वंचित किया गया। स्वाभाविक है इसका प्रति उनके अंदर विद्रोह होगा, एक सक्रियात्मक क्रियात्मक आक्रोश होगा। उस आक्रोश की वो अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा भी उड़ेल दिया था, मेरी आंखों में गर्म सलाखें भी तुम्हारे कहने पर घुसेड़ी गई। समय के साथ इसका मैं दूंगा माकूल जवाब, मेरी जगह
पढ़ेंगे मेरे बच्चे जरूर। जिस पढ़ाई को रोकने के लिए आपने उनके कान में शीशा डाला, उनकी आंख में सलाखें घुसेड़ी, उस के प्रति विद्रोह दिखाते हुए वो कहते हैं कि मेरा बेटा आगे चल करके जरूर पढ़ेगा, तुम कब पढ़ने से वंचित करोगे। ये एक प्रकार का मार्क्सवादी विद्रोह। वो केवल आमूल चूल परिवर्तन नहीं चाहते, वो उन वर्जनाओं को तोड़ना चाहते हैं जिन वर्जनाओं को लेकर के उनको शोषण का शिकार बनाया गया, और उसी आवेग और उसी उत्साह और उसी ताकत के साथ करते, उसी फोर्स के साथ आकर के करते हैं जिस फोर्स के साथ आज आवश्यकता है, जो कभी एक समय प्रगतिशील लेखक किया करता था। आज वो आक्रोश और वो ताजगी जो तो नहीं दिखती है। हमको बता दिया जाए कि मार्क्सवाद में कौन इतने कवि हैं इस देश के मुख्य धारा के कवियों में कि जो इतिहास बोध का सहारा लेते हैं, इतिहास के आधार पर अपने आक्रोश को दिखाते हैं, या यथार्थ अनुभव के आधार पर अपने आक्रोश को परिभाषित करते हैं। उच्च जहां पर जब अनुभव अपना ना हो, इतिहास बोध आपके साथ ना हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई तर्क नहीं है। अनुभव जब अपना होता है तो अपने साथ भाषा भी लाता है। इसलिए हम लोक धर्मिता की बात करते हैं कि लोक धर्मिता में जो का अर्थ वही है कि जब हम खेती पर, गरीबों पर, शोषित पर, अत्याचारी पे हम लिखते हैं तो कम से कम उस चीज़ का अनुभव हमारे पास वास्तविक होना चाहिए, और वो हमारी भाषा में ना होना चाहिए, उसी भाषा में होना चाहिए जिस भाषा में उसके साथ शोषण हो रहा है और वो अपने शोषण को भोग रहा है। उस भाषा में उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और यह अभिव्यक्ति वास्तविक अभिव्यक्ति है, लोकधर्मी अभिव्यक्ति है। और इसे केवल आज असंघोष जैसे दलित लेखक कर रहे हैं। अन्य मार्क्सवादी कवि एक मिथ्या भाषा, नकली भाषा, जड़ भाषा जो परंपरा से चली आ रही है, वही अनुभूतियाँ रटी रटाई, किसी घिसाई, पिटी पिटाई घटना हो जाती है। तंजानिया में कविता लिखी जाती है, हिंदुस्तान में केवल एक थोथा रोना, सहानुभूति पर कविता, करुणामूलक भी नहीं, क्योंकि वहाँ आत्मीयता होती है। आत्मीयता से विहीन रोने धोने वाली कविताएं बाढ़ आई हुई हैं, और कह दिया जाता है ये क्रांति कविता है, फलाने कविता है, ढिकाने कविता है, 4 प्रशंसक मिल जाते हैं, कोई पता नहीं। सीरिया पर कविता लिखते हैं, सीरिया कभी देखे नहीं, क्या लिखेंगे आप। रूस की कविता को रूस का कवि लिखता है, उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है, उसको न हिंदी वाला समझ पाता न रूस वाला समझ पाता। आप जब तक अपने अनुभवों को, आप जब अगर रूस की कविता को हिंदी में लिख रहे हैं तो आप अपने हिंदी के अनुभवों को, जो आप हिंदुस्तान में अनुभव ले रहे हैं, आप रूसी कवि के उन अनुभवों को अपने अनुभवों में तब्दील कर रहे हैं, अपने अनुभवों में बदल रहे हैं। ये एक अनुवाद नहीं है। अनुवाद एक संस्कृति का अनुवाद होता है, वो भाषा से भाषा का अनुवाद नहीं होता है। इस तरह के तमाम जब नकलीपन की चीज़ें आती हैं, तब जब यथार्थवादी कवि जो अपने अनुभव को लेकर के, अपने साथ इतिहास का तर्क लेकर के आते हैं, एक गहन आक्रोश लेकर के आते हैं, तो उनका वो आक्रोश भी वास्तविक उनकी भाषा की तरह, उनके इतिहास की तरह और उनके अनुभव की तरह। यह पुनः उत्तर आधुनिकता के युग में इतिहास बोध और अनुभव की ईमानदारी की एक स्थापना है। असंघोष का लेखन इस दृष्टि के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि असंघोष वास्तविक जनवादी लेखक। उनका एक उनकी कविता देखी जो आक्रोश की बात हमारी एक मुख्य धारा की हिंदी करती है, उसके आक्रोश में और इसके आक्रोश में कहीं आपको अंतर दिखे तो बताइए। गुस्से से उफनता समुद्र मुंह से फेन बहाता, अपनी ताकतवर भुजाओं से ताल ठोकता हुआ ललकारता है, लहरों में दौड़ता हुआ किनारों पर आकर क्रोध प्रकट करता, हदों में रहने को चिताता है, मत लांग सीमाएं फिर भी तू कहाँ मानता कमबख्त। एक समुद्र पर उनकी ये कविता है। समुद्र पर, ऐसा नहीं कि प्रकृति नहीं है,
ये जो आरोप लगाते हैं कि उनमें कहीं समरसता नहीं है, प्रकृति नहीं है, उसकी मार्मिक अनुभूतियाँ नहीं है, कला नहीं है। तो देखिए, मैं कला के सवाल पर एक बात कहूँगा कि ऐसा नहीं कि नहीं है कला। उनकी कला अपनी बयानी में है, क्योंकि उनका ध्येय कला नहीं है, उनका ध्येय कला को दिखाना नहीं है, उसका प्रदर्शन करना नहीं है। उनका ध्येय अपने अनुभवों की प्रामाणिकता को उकेरना। वो अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं, अपने अनुभवों को कह रहे हैं। और जहाँ वास्तविकता ही ध्येय है तो कला का वहाँ क्या काम। और फिर आप अपनी लोक धर्मी काव्य धारा में भी देखिए, धूमिल भी थे, कहाँ थी उनके अंदर कला। सपाट बयानी लेकर के चल, उनकी भी लोग आलोचना करते थे। बहुत से कवि हैं, जब निराला ने छंद का दामन तोड़ा तो उनकी भी बड़ी आलोचनाएं हुई। ये जो नई कविता आई, गद्य कविता, जिसे लोग मतलब व्यंग में गद्य कविता कहते हैं, इसमें लय नहीं लेकिन अंतरलय अवश्य होता है, इसकी भी लोग आलोचना करते हैं। वो लोग जो आज तक अभी छायावाद में बैठे हुए हैं, गीत नवगीत के युग में बैठे हुए हैं, उनको ये कतई पसंद नहीं आती है। आप जाइए, उनसे पता करिए। हम तो रहते हैं यहाँ आम गाँव के क्षेत्रों में, यहाँ पर लोग जो कुमार विश्वास को जानते हैं, क्योंकि वो जो तो मंच में गा देता है, उनको नहीं पता होता है कि केदारनाथ सिंह भी कोई कवि है। कारण क्या कि आज वो चीजें जो आवश्यक है उन्हें कहीं ना कहीं से इससे तिरोहित किया जा रहा है। आम आदमी तो कुमार विश्वास को भी कवि मान करके बैठा। तो जहां तक कला का सवाल है तो कला वहां नहीं है, लेकिन जहां तक प्रकृति का सवाल है, क्योंकि उनका वो ध्येय नहीं है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति में जब मिथकों का प्रयोग कर सकते हैं, फंटेसी का प्रयोग कर सकते हैं, और वास्तविक यथार्थ को दिखाने के लिए अपने समाज के आसपास, अपने आसपास उपस्थित हर संरचना को एक तारतम्य रूप में पेश कर सकते हैं, तो प्रकृति उनके लिए छूती नहीं है। उन्होंने प्रकृति का भी इसी तरह से प्रस्तुतिकरण किया, लेकिन अपने अंदाज में किया है। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो आपकी तरह प्रस्तुत, वो अपनी तरह प्रस्तुत क्यों करे। गांव के बारे में उन्होंने लिखा, अपने अंचल के बारे में भी लिखा। गांव पर जब लिखा जाता है तो जो हिंदी का प्रगतिशील कवि होता है उसकी भाषा और उसका सोच अलग होता है, और जब एक दलित लेखक जो तो लिखता है तो उसका सोच अलग होता है। जब आप लिखते हो तो आपको पहाड़ दिखते हैं, तालाब दिखते हैं, खेत दिखता है, मेहनत करता किसान दिखता है। और जब एक दलित लेखक जो तो लिखता है तो वहाँ उसे चमारों का मोहल्ला दिखता है, वहाँ बदबू आती चमड़े देखता है, ढोरों को ढोते हुए इंसान दिखते हैं, और उनके बदबूदार घर, सीलन से उड़ी दीवारें देखते हैं। एक अलग नजरिए का गांव, जो गांव उसी गांव के बीच में उपस्थित है, वो आकर के आपको नजारा करता है। ऐसे गांवों के चित्र भी असंख्य उसकी कविताओं में हैं। तो अगर उन्होंने समुद्र के ऊपर या समुद्र की लहरों को लेकर के अगर अपने आक्रोश को लिखा है तो इसे भी एक प्रकार की कला माना जाना चाहिए। चाहते तो वो अपने आक्रोश को सीधे बयां कर सकते थे, पर लेकिन यहाँ पर एक प्रकृति को लेकर के दिया है। इसका यह आशय है कि वो प्रकृति के प्रति एक नकारात्मकता का भाव उन कवियों में नहीं है, कि जैसा कि कहा जा रहा है कि इनके अंदर कला नहीं है, अनुभूति नहीं है। वो अपने ढंग से देखते हैं। काफी लोग सवाल उठाते हैं कि स्त्री को लेकर के बात नहीं होती, ऐसा कैसे। असंघोष को पढ़िए, मलखान सिंह को पढ़िए, स्त्री को लेकर के उनके अंदर शानदार कविताएं हैं उनके पास, और ऐसे ही कविताएं जो आपके ही जैसी कविताएं हैं और आपसे भी आगे हैं, क्योंकि वहां भी उनका जो मूल है सुर तो स्वानुभूत है और नकार है और विद्रोह है। उनकी पूरी कविता को समझने में तीन चीजें आपको बहुत आवश्यक है। एक, उनकी अनुभूति की प्रामाणिकता को जानिए, और दूसरा उसके नकार के सुर को पहचानिए, और तीसरी चीज है उनके विद्रोह को पहचानिए। और जब नकार की बात आती है तो दो चीज़ों को लेकर के आपको चलना है, कि वो चीज़ें जो इस व्यवस्था को बनाए रखने में, जातिवाद को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मतलब योगदान जिनका रहा, धर्म का, उसकी संस्थाओं का, उसकी मान्यताओं का, उसके जो निर्मित समाज का, वो उन सब का नकार करते हैं। इसी तरह जब स्त्री की बात आती है
तो स्त्री का नज़रिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उनकी कविता है असंग घोष जी की, समय को इतिहास लिखने दो कविता संग्रह की, यह वो नहीं। इस कविता को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तुम्हारे लिए स्त्री थी केवल एक देह, जिसके भूगोल पर लिखते रहे तुम कविता, नापते रहे उतार उसके चढ़ाव उसके उभार, तुम लादते रहे उस पर अनेकानेक प्रतिबंध, और जैसे इन्हें अधिरोपित करने का तुम्हें एकाधिकार हो। जब चाहा उस पर उतराते रहे तुम अपनी वासना, ये उतारते रहे अपनी वासना का ज्वर, कभी अकेले कभी सामूहिक। जब उसे अपनाने का समय आया तो तुम परखने लगे उसकी शुद्धता, कि जैसे देसी घी खरीदना हो बाजार से। ये क्या है? वही स्त्री जिसे तुम दबाते आए, शोषित करते चले आए, जिसके तुमने देह को नापा जोखा, अपनी कविता में लिखा बढ़ाया, कुछ भी किया, और जब उसको अपनाने की बात आती है तो आप उसकी जाति देखते हो, उसकी शुद्धता देखते हो, उसका पेशा देखते हो। मैंने कहा था कि आम्बेडकर भी स्त्री के सवालों को अनदेखा नहीं करते थे, दलित लेखक भी स्त्री के सवालों को अनदेखा नहीं करता। हाँ, आपका जो स्त्री का सवाल होता है वो विमर्शों का सवाल हो सकता है, आपका स्त्री का सवाल हो सकता है वो स्वतंत्रता का सवाल हो सकता है, लेकिन उनके यहाँ जो स्त्री का सवाल है वो अस्मिता का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है, बचे रहने का सवाल है। एक इंसान को आदमी की तरह समाज में रहने का अधिकार है, उसे जानवर की तरह पड़े रहने का, एक जलालत में जीने का जो एक अधिकार के एक जो रीति बना दी गई है, उस कुरीति को तोड़ने की जिद है दलित साहित्य में, इस कविता में। इन सारी कविताओं का और भी बहुत सी कविताएं, असंग घोष जी की बहुत सी कविता संग्रह हैं, और उन कविता संग्रहों पर कितनी भी बात की जाए बहुत कम। लेकिन जिस तरह से वो इतिहास को लेकर के, विचारधारा को लेकर के, मैं नहीं कहूँगा कि वो मार्क्सवादी विचारधारा की, लेकिन इन कविताओं को जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ और जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष करके अनुभूत की प्रामाणिकता को लेकर के, उनकी कविताओं में जो अनुभूत की प्रामाणिकता है, जो उनका स्वानुभूत अनुभव है, और दूसरा उसमें जो नकार का स्व है, और उस जो नकार के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको देखिए। क्या उनका विरोध मार्क्सवाद में नहीं हुआ? क्या अनुभूत की ईमानदारी का सवाल मार्क्सवाद में नहीं उठाया जाता? अनुभूत का सवाल आपकी मार्क्सवाद में नहीं है? अगर है तो फिर असंग घोष मार्क्सवादी क्यों नहीं है? वो तो अनुभूत को स्वानुभूत में लेकर के आते हैं। अगर धर्म का नकार है, परंपरा का नकार है, सामंती रीतियों का नकार है, सामंती सोच का नकार है, और उन मिथकों के आधार पर गढ़ी गई कहानियों का एक प्रकार से नकार है, जो नकार समाज में शोषण को बढ़ावा देते हैं, सत्ता की शक्ति को संरक्षित करने को बढ़ावा देते हैं। क्या ऐसी चीज़ों का नकार मार्क्सवाद में नहीं? अगर है तो असंग घोष में उससे ज़्यादा, तो क्यों मार्क्सवादी नहीं है? दलित साहित्य को मार्क्सवादी